अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम उस पर वार करके बीजेपी को कमजोर कर दें, मेरे लिए सवाल नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि पुलवामा में बेटे मारे गए थे और इसका बदला उन टेररिस्ट को मारने के लिए कुछ जवानों ने लिया है। वो अंदर गए हैं। अब अंदर गए हैं तो उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात है अगर मैं उन पर सवाल उठाऊं। आई हार्डली केयर किसको फायदा मिले, कौन जीते कौन हारे, और अगर ऐसा किसी ने किया है जीत हार के लिए तो वो भी निंदनीय है। मेरे ख्याल से हमको पार्टियों के बजाय अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट असेंबली में हो जाएंगे तो पार्टियां भी बाध्य होकर अच्छे लोगों के अनुसार पॉलिसी बनाने पे बाध्य हो। अभी हम क्या सोचते हैं कि बलात्कारी है लेकिन हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, चोर है पर हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ। पॉलिटिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में है और पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है। अगर हम पॉलिटिक्स को लगातार बुरा कहेंगे और अच्छे लोग उससे बाहर खड़े रहेंगे तो बुरे लोग वहां कब्जा कर लेंगे, जो कि कर रखा है उन लोगों ने। तो हमारे बहुत सारे हार्डकोर दोस्त मुझे लेफ्टिस्ट बोलते हैं, कहते हैं तो वामपंथी है, ये तो कम्युनिस्ट है। तो जब तक दोनों तरफ के जाहिल मुझे गाली दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। दोस्तों, कुमार विश्वास सर के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम होगा। बस ये कहना चाहूँगा कि इस एपिसोड के शूटिंग के लिए हम चले आए केवी कुटीर के यहाँ, जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 2.5 घंटे 3 घंटे की दूरी पर। थोड़ी सी अलग सेटिंग है, अलग स्टाइल की कॉन्वर्सेशन है, बहुत खुली हुई कॉन्वर्सेशन है। आज के पॉडकास्ट में पॉलिटिकल बातें हुई, पॉलिटिक्स की समझ और पॉलिटिकल मेंटरिंग दी आज केवी सर ने, क्योंकि इस इंसान ने पॉलिटिकल दुनिया भी देखी है और इमोशंस यानी कि जज्बातों की दुनिया भी देखी है। एंजॉय कीजिए हमारा 2 पार्ट स्पेशल। यह है पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन विद केवी सर, कुमार विश्वास। अभी एनर्जी बदलेगी क्योंकि टीआरएस की शुरुआत हो चुकी है कुमार विश्वास सर के साथ। कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुर्ता, वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सर, आप भी एकदम हॉट लग रहे हैं। हमारे रोल से बदल गया। मैं बिल्कुल बीच से आ रहा हूँ और तुम एकदम बिल्कुल आध्यात्मिक। आप जेनजी हो, आज मैं आध्यात्मिक हूँ। नहीं, आई फील कि आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो। और मैं ये भी मानता हूँ, ये थोड़ी सी डीप बात कहने वाला हूँ, कि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि जेनजी आध्यात्मिक बन जाए। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अगर आपको इक्वेशन शुरू में पता चल जाए जी, तो फिर आपको आगे तक वो काम देती है। तो इसलिए जब हम 9th में थे तो जो मैथमेटिक्स की और साइंस की इक्वेशंस थी, लॉ ऑफ वेलोसिटी थे, तो हमारे टीचर क्या कहते थे, फंडामेंटल है, इसको अभी रट ले, इंजीनियर बनेगा तो भी याद रखनी पड़ेगी। तो हमको लगता था इतनी मेहनत क्यों चल रही है एक ही बात को। तो जो बुजुर्ग हैं, जो 80 पे पहुंच गया, 90 पे पहुंच गया, अगर उसे कोई नई बात पता चली, क्रांतिकारी, एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बात पता चली कि यार लाइफ में ऐसा करना चाहिए था, रिलीजन का ये यूज था, इथिक्स ये थे, मॉरल्स ये थे, वैल्यू ये थी, सक्सेस ओरिएंटेशन के लिए ये एक काम मेरे को मिल जाता, तो उसके पास अब उसे इंप्लीमेंट करने के लिए वक्त बहुत कम बचा है, एनर्जी भी बहुत कम बची है, उसकी जैसे कहते हैं ना इच्छा भी बहुत कम बची है। लेकिन अगर यही बात किसी 15 साल के लड़के लड़की को मिल जाए, 16 साल के लड़के लड़की को मिल जाए, तो उसका तो मतलब जिंदगी बदल जाएगी एकदम। पूरी लाइफ उसके अंदर एक स्पिरिचुअल स्पार्क रहेगा और वो 1000 लोगों की भीड़ में, डाइवर्स भीड़ में, जिसमें अलग अलग एथनिटी, अलग अलग नेशनलिटी के लोग होंगे, वो अलग दिखेगा कि वो स्पिरिचुअल बंदा जा रहा है। वो उसके अंदर देखो एक पता चलता है। वो जो हिटलर वाला फोटो है जिसमें सब हे हिटलर कह रहे हैं और एक बंदा यूं करके बैठा हुआ है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस मैडनेस। वो बंदा बाद में उसको फांसी हुई, जो भी हुआ, बट वो बंदा स्पिरिचुअल था। उस पॉइंट पर, उस मैडनेस में, उस चारों तरफ से आते हुए जो अटैक है आपके पास, ग्लोबल अटैक है, जो इस समय के जेनजी पर बहुत ज्यादा है, एक सेकंड के लिए वो खाली नहीं है। इधर से स्ट्रीक भेजनी है, इधर इंस्टा देखना है, इधर ये करना है, इधर ये करना है। ऐसे में अगर अंदर से वो स्पिरिचुअल है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा काम करेगा। तो ज़्यादा ज़रूरत है, यू आर राइट, कि जो नए बंदे हैं, नए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये अगला सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, आपसे भी पूछूंगा कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अंतर क्या होता है। अपने रिलीजन के बारे में भी कुछ कहा कि लाइफ के अंत में ये पता चल जाता है कि रिलीजन की अच्छा ये ज़रूरत थी। तो उस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए और ये भी बताइए इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, स्पिरिचुअल होना क्या है कि आप अंदर से क्या हैं,
स्पिरिचुअल होना यूरेनियम है और उससे बम बनाना है कि बिजली बनानी है, ये रिलीजन है। बहुत सिंपल है। ओके स्पिरिचुअल सब हो सकते हैं, हर किसी रिलीजन के आदमी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इस रिलीजन में हूँ तो मैं अपने आप को एक सेगमेंट में, एक ब्रैकेट में बांध लेता हूँ और मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल हूँ। तो फिर मैं उस कुत्ते के साथ भी जो मेरे साथ रहता है, जिसके साथ मैं रहता हूँ, बिल्ली के साथ भी, बाहर निकलती हुई गिलहरी के साथ भी, सुबह मेरे इस खेत में नाचते हुए मोर के साथ भी मेरा संपर्क है, मेरा उससे डायलॉग है, मेरा उससे इंटरेक्शन है, इस प्लेनेट पे जीने वाले दो आत्माओं की तरह। ये तभी हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअल हैं, वरना आप रिलीजियस हो जाएंगे तो कह देंगे कुत्ते का रोया नापाक है हमारे मजहब में, कोई कह देगा फला नापाक है हमारे यहाँ, तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। सो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने में यही अंतर है। और मैं हर बार कहता हूँ, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, दुनिया में जितना दुख है, जितनी घृणा है, हेट्रेड है, जितना ब्लडशेड है, वो सब रिलीजियस कट्टरता की वजह से है, रिलीजियस फैनेटिज्म। और दुनिया में जितनी खुशी है, जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार है, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से है। क्या स्पिरिचुअलिटी और मोहब्बत की वजह से आप यहाँ रह रहे हो और दिल्ली में नहीं? और कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए कि मैंने अब क्या कहा, जिन लोगों को नहीं पता। दिल्ली में नहीं। ओके, हम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, हम केवी कुटीर पर हैं, अपने खेत पर हैं। एक बहुत अंग्रेजी का प्रसिद्ध उपन्यास है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी का। और एक वर्ड्सवर्थ की पोइट्री भी है, आपने सुनी होगी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, जिनके यहाँ सैलरी 1 तारीख को पापा की आती थी और दूध वाले का बिल, अखबार वाले के पैसे, हमारी फीस के पैसे जाते थे। इन सब को बहुत आकर्षित करता था कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए और ऐसे पैसे होने चाहिए, मैं रोज कपड़े बदल सकूं, मैं लोगों को देखता हूं कैसे रहते हैं। इसके लिए आदमी जद्दोजहद करता है। मैंने भी एक सामान्य लेमैन की तरह जद्दोजहद करी, शो बिजनेस में गया, पैसा कमाया, घर अच्छा बनाया, गाड़ियां बड़ी खरीदी, बंगला बनाया। फिर अगर आप एक यूनाइटेड माइंड है, एक आप जागृत मस्तिष्क हैं जी, और जो तुम भी हो और अभी छोटे हो उम्र में, तो तुम्हें कुछ दिन बाद दिखेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक अच्छे दिमाग और दिल का सबसे घटिया काम है पैसा कमाना। वाह, मतलब एक बहुत ही स्लॉटर हाउस टाइप है यार। इतना खूबसूरत दिल था, इतना खूबसूरत दिमाग था, क्या काम में लगाया। बट सोसाइटी ऐसी हो गई है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस हिस्से में रहते हैं दुनिया के, वहां सबको वो चीजें उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए थी। साफ हवा, अच्छी सड़कें, ठीक अस्पताल, अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो एक आपको छोटा सा इंसेंटिव 2000-3000 पाउंड का, जो दुनिया में दूसरे देशों में मिलता है। और आदमी सोचता है कि यार मैं कुछ सोचूं, तो वो फेसबुक बना लेता है। वो सोचता है नहीं यार मैं कुछ सोचता हूं, तो वो एप्पल बना लेता है, वो कुछ और बना लेता है। हमारे यहाँ तो यही जद्दोजहद है कि घर बना लो, छत होनी चाहिए, शादी हो गई, बच्चा देखो। तो धीमे धीमे मैंने जल्दी कर लिया, मेहनत बहुत करी, जी तोड़ मेहनत करी, जितनी हो सकती थी उतनी मेहनत अपने प्रोफेशन में, पोइट्री में की, फिर सोशल एक्टिविज्म में की, फिर पॉलिटिक्स में की। और वन फाइन डे मेरे को लगने लगा कि अल्टीमेटली तो ये सब छद्म है, ये सब धोखा है, इसमें लगे रहना चाहिए। ठीक है, दुनिया है, घर है, परिवार है, खर्चे हैं, बट मजा यही है। तो मेरे को जब भी शो से वक्त मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। आज तुम भी आए होगे खेतों से गुजरते हुए, लोग काम कर रहे हैं, बच्चे नहर में नहा रहे हैं, फसलों की सिंचाई हो रही है, मोर नाच रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक जिंदगी है, सुकून है। इसने मेरे अंदर भी एक जिसे कहते हैं एक चमक पैदा की है, मेरी आंखों और मेरे चेहरे पे भी एक चमक पैदा की है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी क्रिएटिविटी में और मेरी स्पिरिचुअल सेंसेस में भी इसने कैटलाइजिंग एलिमेंट का काम किया है। कि मैं यहाँ जो ध्यान करता हूँ बुद्ध के नीचे, जो मेरे यहाँ तालाब के किनारे बुद्ध हैं, मैंने इतने गहरा ध्यान बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में, बड़े बड़े ध्यान सेंटरों में, बड़े बड़े साधु सन्यासियों के अनुभव नहीं किया था जो संवाद यहाँ है। इसलिए मैं यहाँ हूँ। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो दिल्ली को मैं रास आता नहीं हूँ। मेरा एक शेर है कि इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, द मास्टर्स ऑफ द गेम। पेशवा मतलब इट्स नॉट दैट पेशवा, मास्टर्स ऑफ द गेम, मास्टर्स ऑफ द थ्रोन। इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, उनकी सरकार रहे, अपना भी किरदार रहे। तो दे आर एंजॉयिंग द सरकार एंड आई एम एंजॉयिंग माई किरदार, माई कैरेक्टर। ओके, अभी भी पॉलिटिक्स आप एकदम क्लोजली फॉलो करते हो? बहुत ज्यादा। ओके, पॉलिटिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में है और पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है। अगर हम पॉलिटिक्स को लगातार बुरा कहेंगे और अच्छे लोग उससे बाहर खड़े रहेंगे तो बुरे लोग वहां कब्जा कर लेंगे, जो कि कर रखा है उन लोगों ने। पर हाँ, पॉलिटिक्स किस लिए?
किस लिए की जानी चाहिए, वो रीजन मेरे को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। और मैं ये भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में ऐसी कुछ आवाजें सदा रहनी चाहिए जो बिल्कुल सच बोलती हूँ, जो लगातार सच बोलती हूँ। तो मैं अपने आप को उस आवाज के तौर पर बचाए रखने की कोशिश करता रहता हूँ, जद्दोजहद करता रहता हूँ। उससे दोनों जो साइड्स हैं वो थोड़ी नाराज भी होती हैं, कई बार सच बोल देता हूँ तो खुश भी होती हैं, हमारे बारे में अच्छी बात कह दी। लेकिन मैं कई बार उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार ये प्राइम मिनिस्टर के तो फैन है, प्राइम मिनिस्टर भी इनकी तारीफ करते हैं, बट ये क्यों बात इन्होंने मणिपुर पे ऐसी गंदी गंदी लिख दी कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, हाथरस पे इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, तो ये इस पे फैनेटिक्स पे ऐसे क्यों बोल दिया। तो मुझे लगता है कि उनसे कुछ लेना नहीं है तो फिर बोल देने में क्या नुकसान है। आपने इतने सारे सवाल है, पहले तो मैं ये कहना प्लीज चाहूंगा। ओके, कुछ भी पूछ लूं? कुछ भी पूछ लीजिए। और देखिए जो सवालों से बचते हैं ना जी, वो अभी बच सकते हैं, सवालों से बच नहीं सकते। अगर इस देश में 75 साल में नेहरू और गांधी पे सवाल और जवाब हो रहे हैं तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ। और हम जिस स्पिरिचुअल जिस स्ट्रीम में पैदा हुए हैं जिसे सनातन धर्म कहते हैं जी, वो बेसिकली हिंदू नहीं है। सनातन धर्म, सनातन एक परंपरा है। इसलिए मैं अपने मुसलमान दोस्तों को भी कहता हूँ कि सनातनी मुसलमान है, ये यहीं पैदा हुए हैं, ये इसी संस्कृति का कल्चर और रिलीजन में अंतर है। सनातन धर्म एक कल्चर है, उसमें तो सवाल का ही महत्व है। okay. उसमें तो सवाल ही पूछे जाते हैं, वो सारा बना ही सवालों से है। हमारे सारे उपनिषद, बेटा बाप से सवाल करता है, नचिकेता अपने बाप से पूछता है कि यज्ञ में गाय किसे दोगे, ब्राह्मणों को, ये तेल किसे दोगे, तेलियों को, ये अग्नि किसे दोगे, अग्निहोत्रों को, सब कुछ पूछता है। तो ये वस्त्र किसे दोगे, ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को, मुझे किसे दोगे। इरिटेट होकर बाप कहते तुझे मैं मृत्यु को दे दूंगा, यमराज को। बहुत बोलता है बाप, काम में लग जाता है, वो यमराज के घर चला जाता है, मृत्यु के देवता के घर। स्मॉल किड, यमराज कहते ये कैसा आदमी, मुझसे सब बचते मेरे घर आ गया। उसने कहा बेटा अपने घर जा। बोले नहीं पिताजी ने कहा है कि आपके पास जाना है। तो बोले मैं तू जा, मैं तुझे कोई वरदान देता हूँ। तो बोले मुझे मुझे मृत्यु का कारण बताइए, मुझे मृत्यु पे ज्ञान दीजिए। एंड दैट बुक इज कॉल्ड कठोपनिषद, किस्सा है। तो सवाल से कभी नहीं बचना चाहिए, मैं तो बचा नहीं कभी। okay. आप जैसे और लोग होने चाहिए हमारे देश में। शायद उनके कुछ डार्क साइड्स होते होंगे जो सोचते होंगे सामने ना आए। अपने डार्क साइड से आप खुद जूझिए, अपने सवालों के अंधेरों से खुद जूझिए, जवाब तलाश कीजिए, एक बार कन्फेस कर लीजिए गलती थी, ये गलत हुआ। उससे लोग बहुत कहते हैं, मैं बोल देता हूँ हाँ ये तो गलत हुआ, ये तो गलत किया था। हाँ, पॉलिटिक्स में लोग अपनी गलतियों को मानते क्यों नहीं? उसका कारण है उन्हें लगता है कि एक तो उनको हर समय पॉलिटिकली करेक्ट होने की आदत पड़ जाती है और उनको लगता है कि ऐसा बोल देने से लोग नाराज हो जाएंगे, मेरी वोट प्रभावित हो जाएगी। बट शायद ये सच बिल्कुल नहीं है, और मैं इसका ऑपोजिट सच मानता हूँ कि अगर लोगों ने खुल के अपनी गलतियों के बारे में बात किया, शायद उनके लिए पॉजिटिव पीआर हो सकता है ये। नहीं, उसे भी अगर पीआर की तरह से देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसकी तरह से देखना ही नहीं है। अगर इस देश में कोई चीफ मिनिस्टर एक बार ये सोच ले जीतने के बाद जी, कि मुझे अगली बार नहीं जीतना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वोट दे या न दे, तो वो अपने स्टेट को नंबर 1 स्टेट बना देगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा सोच ले कि मुझे अगले इलेक्शन की सोचनी नहीं है, मैं इस बार प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, मुझे जो सही लगेगा, नीतिगत लगेगा, जनता के लिए अच्छा होगा वो मैं करूंगा, तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छे से जीता, हो सकता है कभी ना जीते, लेकिन वो उस समय का जो स्टेट बना के जाएगा वो अच्छा बना के जाएगा। यहाँ जो रिपीटेशन है कि मेरे ऐसे बोलने से कौन नाराज होगा, ऐसे बोलने से कौन खुश होगा, ये शायद मेरे ख्याल से उन लोगों को उस ब्रैकेट में स्टिफ रखता है कि वो गलती नहीं मानते या लोगों से माफ़ी नहीं मांगते या कहते नहीं है कि मेरे अंदर सुधार हुआ है, पहले मुझे नहीं पता था। हमारे पॉलिटिशियंस आप जैसे होने चाहिए। मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ, अगर आप जैसे 30 लोगों ने पॉलिटिक्स में एंटर किया और एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी तो देश बदल जाएगा। नहीं, हमने जब की थी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट तो हमको ऐसा ही लगता था कि हम 3 लोग या 2-3 ही लोग थे जी, कि हम एक जैसा सोचते हैं और ट्रस्टेड थे, क्योंकि बचपन से साथ थे। हाँ पहली जी, क्लास से साथ था एक पार्टनर, तो दूसरा भी लगभग 10-15 साल से साथ काम कर रहा था। जी, बट मुझे लगता है वो जो कॉरिडोर है, आपने कभी खेत में भागता हुआ खरगोश देखा है? तो खेत में खरगोश भागता है, उसके ऊपर टॉर्च मार दीजिए आप तो वो ठिठक के बैठ जाता है, उसको लगता है किसी ने उसे जकड़ लिया है, वो भाग नहीं पाता है। तो जब बहुत उजाला आपकी लाइफ में आए या बहुत अंधेरा आए तो आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी ही आपको गाइडलाइन देती है, वही लैंप पोस्ट होता है आपका। ओके, तो पॉलिटिकल सक्सेस में क्या होता है, उजाला बहुत ज्यादा आ जाता है, सुबह से शाम तक चमचे आपके पीछे होते हैं, वो आपको भारत भाग्य विधाता बता रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि बस अब कुछ नहीं है, कोई लेनिन, कोई नेहरू, कोई चर्चिल, कुछ नहीं है, आप पैदा हुए हैं बस पहली बार। क्योंकि उनके लाभ होते हैं,
उनको पद लेने होते हैं, उनको चेयरमैनशिप लेनी होती है, उनको टिकट्स लेने होते हैं, उनको ठेके दिलवाने होते हैं, उनको दलाली करनी होती है ट्रांसफर्स की, पोस्टिंग्स की, और धीमे धीमे आपको लगने लगता है। फिर आपका कोई दोस्त साथी कहता है नहीं यार तू गलत कर रहा है, ये गलत हो रहा है, अपने घर वालों को ठेका मत लेने दे। इसमें क्या है भाई, बेईमानी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भाई तेरे घर वाले को कौन पकड़ेगा? यही मंत्री जो बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर रहा है कि 5 मिनट के लिए सीएम मिल ले, पकड़ लेगा क्या उसको? ये कहेगा भैया सीएम के रिश्तेदार हैं भाई, छोड़ो आगे चलो। सो फिर धीमे धीमे सामने वाले को लगता है कि आप उसे डांट रहे हैं, आप उसे ओवर पावर कर रहे हैं, या आप उससे खुश नहीं है, उसकी प्रोग्रेस से आदत पड़ जाती है, तो वो सुनना बंद कर देता है। और ये पॉलिटिक्स में नहीं, ये हर एक में होता है। और मैं, तुम बहुत छोटे हो तो मैं तुम्हें ये शुभकामना भी देता हूँ, आशीर्वाद भी, कि खुद को बचा के रखना, क्योंकि लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छा ये वो है, तुमको लगने लगा सही तो पूछ रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ। फिर टीम में से कोई एक आदमी कहेगा, इस लाइट के पीछे बैठा हुआ तुम्हारा पुराना बंदा कहेगा, यार रणबीर वो बात गलत पूछी, वो तरीका ये नहीं था। तुमको अच्छा ये हमको बताएंगे, हमने बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट कर दिया नाउ। यहां से वो जो एरोगेंस है एक्सेप्ट ना करने की, वो आती है। तो मुझे लगता है कि समाज का पानी जो है, सोसाइटी का पानी, उसका साफ होना, उसका प्योरिफिकेशन जरूरी है। और वो पॉलिटिक्स से हो, या जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस मेरे चल रहे हैं, या पोइट्री सेशंस चल रहे हैं उनसे हो, या ऐसे पॉडकास्ट से हो, एवरीवन इज ए वॉरियर। एंड मिल्टन की लाइन है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। जो हम लोगों को देख रहे हैं अभी, जो वो लोग भी हमारे वॉरियर्स हैं, बिकॉज दे विल टेक दिस बैटन फॉरवर्ड टू फ्यू माइल्स। आप जितना ज़्यादा खुल के बात करते हो, बहुत कम लोग ऐसे बातें करते हैं हमारे देश में। हर कोई या तो प्रो मोदी है या एंटी मोदी। आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंट्रिस्ट हो, ऑनेस्टली। आप दोनों साइड्स को हाईलाइट करते हो। दरअसल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है जी। पैट्रियोटिज्म है, एक है नेशनलिज्म है। पैट्रियोटिक होते हैं कि जो बाउंड्री आपके यहाँ बना दी गई है, चाहे वो एक फिजिकल बाउंड्री हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल बाउंड्री हो। जैसे मेरी स्पिरिचुअल बाउंड्री में तो अफगानिस्तान भी आता है। मैं अभी एक जगह लंदन में खाना खा रहा था, वहाँ अफगान कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे देखा और वो अरे बिरादर, हमने आपको देखा कपिल शर्मा के शो में और आप बहुत बढ़िया शायरी करते हैं, और वो बुजुर्ग भी आपके साथ थे, दे रिमेंबर राहत भाई, एंड आई हग देम। एंड हमने उनसे अफगानिस्तान का पाणिनी, गांधारी, मेरी माँ जहाँ से आई हैं, क्या रिलेशन हमारा अफगानिस्तान से रहा है। वो केवल फोटो खिंचवाना चाहते थे, 15-20 लोग थे, लेकिन मैंने सबको गले लगाया, मैं सबसे मिला। और मेरे साथ जो फैमिली मेंबर्स थे वो थोड़े इरिटेटेड थे कि भाई रोज ही ग्रुप मिलते हैं फैंस के, इसमें क्या है। बट मैं उन्हें मैसेज देना चाहता था एज ए इंडियन, कि वो लाइफ टाइम इसको रेसिप्रोकेट करें कि इंडियंस आर वेरी वार्म फॉर अस, वो हमारा ही घर है, खानदान है। तो ये जो आप बात कह रहे हो कि सेंटर टू राइट या सेंटर टू लेफ्ट, मेरा मानना यह है कि अच्छा जहां हो वहां से स्वीकार करते चलो। और यही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी मेरे धर्म की, सनातन धर्म की, मुझे सिखाती है। मतलब जो आपका दिल कहे कि हाँ ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है, दिल की सुनो। हाँ नहीं, दिल की और आत्मा बोलती है। जैसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई जी। तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम उस पर वार करके बीजेपी को कमजोर कर दें, मेरे लिए सवाल नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि पुलवामा में बेटे मारे गए थे, और इसका बदला उन टेररिस्ट को मारने के लिए कुछ जवानों ने लिया है, वो अंदर गए हैं। अब अंदर गए हैं तो उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात है अगर मैं उन पर सवाल उठाऊं। आई हार्डली केयर किसको फायदा मिले, कौन जीते कौन हारे, और अगर ऐसा किसी ने किया है जीत हार के लिए तो वो भी निंदनीय है। बट मैं उस टाइम भी पॉलिटिक्स सोचूं, ये मुझसे ना हो पाएगा, ये मैं ना सर कर पाऊंगा। तो ऐसी छोटे छोटे इश्यूज पे मैं अपने अंदर की सुनता हूं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सेंटर टू राइट हूं, वो इसलिए भी बोलते हैं कभी कभी कि मैं नेशनलिस्ट हूँ, पैट्रियोटिक बातें मेरे अंदर हैं, मुझे अपने देश से बहुत 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 प्यार है। इसमें 1000 समस्याएं हैं, मैं जितने भी 30-35 देश घुमाऊंगा, वो भी बड़े खूबसूरत देश हैं। अपना देश सबको अच्छा लगता है, पर इससे सुंदर मैंने देश नहीं देखा, इससे अच्छे लोग नहीं देखे, इससे अच्छे वैचारिकी नहीं देखी। सो इसलिए अच्छा लगता है। कई बार जब मैं बहुत ही ऐसी सेकुलर बातें बोलता हूँ जहां मुझे लगता है कि दो वैचारिकों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हमारे बहुत सारे हार्डकोर दोस्त मुझे लेफ्टिस्ट बोलते हैं, कहते हैं तो वामपंथी है, ये तो कम्युनिस्ट है। तो जब तक दोनों तरफ के जाहिल मुझे गाली दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। जिस दिन वो मुझे गाली देना बंद कर देंगे या मुझे कोसना बंद कर देंगे, दोनों तरफ के मॉडरेट लोग मुझे बहुत खुश, बहुत पसंद है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो उनके कट्टर लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है, आई एम सो हैप्पी। क्योंकि आज के जमाने में मॉडरेट होना कूल नहीं है। कूल
होगा आने वाले कुछ सालों में, अगर आप सेंट्रिस्ट हो तो ये कूल नहीं माना जाता। सेंट्रिस्ट भी एक बड़ा बड़ा सुविधाभोगी शब्द है, एक अपॉर्चुनिटी वर्ड है कि मैं सेंटर में ही रहूंगा। नहीं 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 नहीं, अगर राइट बहुत अच्छा होगा तो मैं एक्सट्रीम राइट में जाऊंगा भाई, लेफ्ट बहुत अच्छा होगा तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाऊंगा भाई। मुझे किसी धर्म में बहुत अच्छी बात लगेगी तो मैं बोलूंगा ना। मुझे लगती है इस्लाम में ये बात अच्छी कि वो उनकी मस्जिद में ये नहीं देखते कि ये बिल्डर खड़ा हुआ है कि ये बिल्डर के यहाँ काम करने वाला नौकर खड़ा हुआ है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मुझे हर्ट करती है ये बात कि हमारे मंदिरों में बहुत सारे में जगह ऐसी व्यवस्था है कि भाई इतने वाली लाइन अलग है और इतने वाली लाइन अलग है। मुझे खुद दर्शन के लिए प्रशासन वीवीआईपी से ले जाता है, मुझे खुद घृणा होती है खुद से। मैं अपने अंदर ग्लानि से बढ़ जाता हूँ उस भीड़ को देखते हुए। उस भीड़ में लगी हुई एक महिला को देख के मेरी माँ मुझे याद आती कि मेरी माँ भी ऐसी लगती होगी अगर मैं फोन ना करूं या मैं किसी को ना भेजूं। तो मैं चाहता हूं हमारे यहाँ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था हो कि भगवान के दरवाजे पे पहुंचने पे प्रधानमंत्री और संतरी एक हो जाएं। अडानी अंबानी और उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से गया हुआ जो हमारा गार्ड है वो भी एक हो जाए। सो मुझे बोल देना चाहिए इसमें मैं प्रो इस्लाम कैसे हो गया, मैं एंटी हिंदू कैसे हो गया। और अगर मेरे यहाँ मुझे कुछ लगता है कि मेरे धर्म में कोई सवाल करो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने सवाल कैसे कर दिया, गर्दन काट दूंगा तुम्हारी, तो मैं कहता हूं उनसे भी कि भाई तुम भी शुरू करो, सवाल तो एक दिन लेने ही पड़ेंगे, सवाल से कब तक बचोगे आप। सो मुझे लगता है ये सोचने के बजाय कि हम सेंट्रिस्ट हों या हम राइटिस्ट हों, हम लेफ्टिस्ट हों, किसी भी देश में और किसी भी समाज में ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग बात करें, डायलॉग करें, डिस्कशंस करें, और उसके बाद जिसको जो समझ आए, और उसके बाद भी अगर आप मुझसे असहमत हैं तो इसकी डेमोक्रेटिक ब्यूटी ये है कि फिर भी मैं आपसे हाथ मिलाऊं, क्यों, अच्छा कोई बात नहीं यार। शायद इसलिए पॉडकास्ट की जरूरत है। इसके लिए पॉडकास्ट की जरूरत है, बातचीतों की जरूरत है, और मैं तो कहता हूं कुछ दिन बाद पॉडकास्ट भी 2-3 लोगों को लेके होने चाहिए। हाँ जी, डिबेट्स होने जिनमें एक मॉडरेटर इतना तटस्थ हो कि वो दोनों को मौका देता रहे। अभी जो डिबेट्स हो रही हैं वो तो बड़ी अजीब खराब हो रही हैं टीवी पर जो हो रही हैं, लेकिन एक संवाद, भारत शब्द का मतलब ये है, भा मतलब प्रकाश, भा मतलब ज्ञान, और रत माने लगे रहना, जो ज्ञान की खोज में लगातार लगा रहेगा, तो उसको करना ही पड़ेगा। ओके, पॉडकास्ट कब तक पॉपुलर रहेंगे हमारे देश में, हमेशा के लिए? अगर आपकी डेफिनेशन एप्ट है तो अगर आप उस फॉर्म में ले आए, हाँ जी, तो याज्ञवल्क्य संहिता तो आज भी पढ़ी जा रही है ना। याज्ञवल्क्य संहिता में क्या है, कठोपनिषद में क्या है, सवाल जवाब ही तो है। गुरु पूछ रहा है, शिष्य बता रहा है, पत्नी पूछ रही है, पति बता रहा है, पति पूछ रहा है, पत्नी बता रही है, नवा अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो अगर पॉडकास्ट इनरिच करेंगे लोगों को तो, और मैं देखता हूं कि मेरे जो पॉडकास्ट जो भी जिन लोगों के साथ हुए हैं, बहुत सारे लोग उनको रेफर करते हैं, सब आपसे ये बात बहुत अच्छी सीखी, मेरी लाइफ बदल गई, मेरी लाइफ में ये हुआ। सो मैं उसके लिए सदा तैयार रहता हूँ कि भाई ये तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो चलेंगे, आगे का मुझे पता नहीं, अभी कुछ दिन चलेंगे, 5 साल तक की तो मुझे लगता है कि चलेंगे। ओके, और कपिल शर्मा शो वहीं का वहीं रहेगा? नहीं, अगर उसमें भी वो चेंज करते रहेंगे, अगर उसमें कुछ नया अंतर लाएंगे। दरअसल क्रिएटिविटी क्या है कि वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग एक चीज है। ह्यूमन बीइंग में, जनरल ह्यूमन बीइंग में और जनरल पशु पक्षी में क्रिएटिविटी होती है तो वो चाइल्ड रिप्रोडक्शन में बदल जाती है कि बच्चा आ गया, बच्चियां आ गई, बछड़ा आ गया। मनुष्य में भी ये होता है, लेकिन थोड़ा सा भी आदमी इससे ऊपर उठता है, पेट से ऊपर उठता है, जैसे ही पेट से ऊपर उठा है, दिल की तरफ आता है, आत्मा की तरफ आता है, मस्तिष्क की तरफ आता है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी को रूपांतरण करता है, वो उसे बदलता है। भगवान भी जब नाचे शंकर, और जिनसे सारे नृत्य निकले हैं, वो भी बहुत ही गुस्से की क्रिएटिविटी थी। वो बहुत डिस्टर्ब थे कि उनकी पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया और उसका अपमान किया गया दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो उन्होंने कोई सिस्टमैटिक ढंग से उस विध्वंस को नहीं किया, उस मंडप को नहीं तोड़ा। कभी वो इधर तोड़ रहे हैं, कभी इधर तोड़ रहे हैं। बाद में एक कोने में चुपके एक मुनि ने उसको देख लिया, उनके नृत्य को, उनकी धमा चौकड़ी जो उन्होंने मनाई, और उसने उसको एक सिस्टम में डाला, एक एप्लीकेशन में। उस मुनि का नाम था तंडु। उसके कारण, उसके द्वारा बनाए जाने के कारण उसका नाम पड़ा तांडव। लोगों ने पूछा ना शंकर ने क्या किया, तो उसने करके दिखाया कि ऐसे किया, ऐसे किया। फिर उसी तांडव से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, जितने भी हमारे डांस निकले वो उसी तांडव से निकले। सो जब हमारे भगवान की एक नाराज क्रिएटिविटी से इतनी खूबसूरत चीज निकल सकती है, तो खूबसूरत क्रिएटिविटी के ट्रांसफॉर्मेशन से तो क्या क्या निकल सकता है। तो कपिल इज वेरी टैलेंटेड, इज सच ए स्वीट बॉय। मेरे तो छोटे भाई जैसा बहुत अच्छा लड़का है,
और मेरी शुभकामनाएं भी और या उस जैसे जितने भी लोग हैं कि वो थोड़ा मोनोटोनस होना बंद करें, कुछ नया लाएं, कुछ और करें। फेल होंगे, लोग नहीं स्वीकारेंगे, फिर कुछ करें। जैसे मैं पर्सनली अमिताभ जी को इस मामले में बहुत उनकी तारीफ करता हूं और मैं उन्हें रोल मॉडल मानता हूं कि खुद को कैसे बदलना है, रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। मेरे को भी बहुत लोग कहते हैं कि यार क्या, मेरी टीम के लोग कहते हैं सर का भी कुछ पता नहीं है, कभी सम्मेलन को सोफे पे कर देंगे, फिर ये खत्म हो गया तो फिर अब ऐसा माइक ले आएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं मैं ड्रेस चेंज करूंगा, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे सोलो करना है, फिर म्यूजिकल करना है, फिर अपने अपने राम करना है। तो मैं खुद से ही बोर होता रहता हूँ। आप पॉडकास्ट क्यों नहीं स्टार्ट करते सर? मुझे लगता है वो जो पहली बात आपने कही थी वो उसका उत्तर है। पूछने वाला इतना सच्चा हो, बोलने वाले झूठे हो, तो कैसे चलेगा? 2 एपिसोड भी नहीं बनेंगे। कहाँ से लाऊंगा? आप मुझे बता दीजिए ऐसे लोग जो मेरे से बात करें और बोल दें। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पॉडकास्ट पॉपुलर हुए हैं, किए होंगे आपने भी, और लोग करते हैं कि वो माइक से अलग होते ही मुझे कुछ और बातें बताते हैं, यार कुमार भाई ऐसा था, कुमार भाई ऐसा है। माइक पे बैठते कुछ और बोलने लगते, फिर क्या है? और जब मैं उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, और अभी तुम इतने पॉपुलर हो, मैं क्यों करूं पॉडकास्ट? अभी नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो सर। हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है और पॉडकास्टर्स की, क्योंकि मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि संवाद की वजह से देश बदलेगा लॉन्ग टर्म में। मैं एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल बातचीत के बारे में तो बहुत दिन से सोच रहा हूँ यहीं पर ही। हाँ, यहाँ रिलीजियस लीडर्स आए, रुके 2-2 3-3 दिन, और फिर अलग अलग टाइम पे बैठ के बातें हों टॉपिक्स पे, फिर उनकी एक जीस निकल के आए। तो माइट भी कभी कर सकते हैं, हो सकता है कभी हो। ओके। आजकल किन चीज़ों के बारे में सीख रहे हो आप? मैं अभी पीछे तो जब मैं यूरोप टूर पे था तो मैं खाने पे सीख रहा था कि मेडिटेरियन डिशेस कौन सी हैं, ये कौन सी हैं। तो मेरी बेटियां मुझे बड़ी हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो आता है मेन्यू तो समझ में ही नहीं आता है कि इसमें क्या है जी। जो लिखा होता है वो फट बता देती हैं कि ये। और मेरे जैसा आदमी बोल देता है तो फिर वो कहते हैं नहीं ये आप नहीं खा सकते, ये सी फूड है, तो ये इसमें ऐसा है, ये नहीं, कोई हम में से कोई नहीं खा सकता। तो अभी तो मैंने उसके बारे में 15-20 दिन 25 दिन जब मैं साथ था उन लोगों के, तो बहुत सीखा मैंने जी। और इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा जो है वो जो ज्यूज लिटरेचर है वर्ल्ड वार का, उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। पीछे भी काफ़ी पढ़ रहा था, 1-1.5-2 साल से, तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं आपसे किन चीज़ों के बारे में बातें करूँ। ऑनेस्टली हिस्ट्री की बात करूँ या अध्यात्म की बातें करूँ, आई डोंट नो। और इसलिए मैंने इस एपिसोड के लिए ज़्यादा प्रेप नहीं किया था। मैंने सोचा कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ इन पर्सन, आई एम श्योर कि जिंदगी में फिर से भी आपसे बहुत मिलूंगा। ये एंड नहीं है पॉडकास्ट का, बहुत सारी बातें बाकी है, पर ये बस एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड है। मैंने आपके ऑनलाइन पर्सोना को तो जाना है, पर आपको जानना चाह रहा था आज मैं। और जेन्युइनली मेरे काफ़ी सारे पॉलिटिकल सवाल है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आजकल ज़्यादा सीख रहा हूँ इसी पॉडकास्ट की वजह से। पॉलिटिशियंस आए, हमें क्रिटिसाइज किया गया, फिर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आ रहे हैं आजकल, पर हर किसी के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। कोई भी दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को ड्रॉ आउट नहीं कर पाता। उनके हित जो है, उनके बेनिफिट्स उनको ऐसा करने में, जैसे अगर बजट आया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बजट बिल्कुल ही कूड़ा हो जी, वही। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि बजट ऐसा है कि इसके आने के बाद 1 साल बाद हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा। और मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर ही ये है कि कभी परफेक्ट काम होने नहीं वाला, तो हमेशा क्रिटिसिज्म तो कुछ लोगों को तो ऐसा सच बोलना चाहिए कि भाई इसमें ये अच्छा था पर ये खराब है। अब प्राइम मिनिस्टर दिवाली से पहले किसी बॉर्डर पे, किसी फ्रंट पे जाते हैं सैनिकों के साथ, जिस दिन दिवाली होती है उस दिन। अब इस जेस्चर में, इस पोस्टरिंग में क्या गलत है भाई? ये कितना स्वीट, कितना जिसे कहते हैं ना बहुत ही भावुक इमोशनल पल है कि देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव चीफ जो है वो अपने घर की जो दिवालियां नहीं मना रहे लोग। प्राइम मिनिस्टर इतने ऐसे तो नहीं है कि उनके घर पे दिवाली पे लोग आते नहीं होंगे, आएंगे ही। अगर वो घर रह जाएं तो सारे चीफ मिनिस्टर्स आएंगे लोग, लेकिन वो छोड़ के वहां चले जाते हैं। बंदे लोग उसमें भी नीचे गाली लिख देते हैं, देखो ड्रामा कर रहा है। अरे भैया, अगर वो घर पे रहे तो फिर क्या नीचे लिख देंगे? वो जो जवान बेचारा चाइना में गलवान में खड़ा है, उसकी चिंता है नहीं घर पे दिवाली में। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया अभी बचपने के दौर में है। एक नया वर्चुअल शहर बसा है, तो उसमें कैसे गाड़ी चलानी है, लाल बत्ती पे कहाँ रुकना है, बच्चे उतर रहे हैं तो उन्हें देखना है, महिलाओं सामने से आ रही हैं तो कैसा व्यवहार करना है, ये भी पता नहीं है। तो इसकी अवेकनिंग के लिए ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है, इस तरह के लोगों से बातचीत, ताकि लोग ऑपोजिट माइंडसेट को भी जाने और अपनी राय बना सके। हाँ जी,
एक अपनी राय बना सकें। क्योंकि अब तक लोग अपनी राय कैसे बनाते थे सर? मीडिया से, न्यूज से? मीडिया न्यूज से बहुत बनाते थे, और सबसे बड़ी बात थी डायलॉग्स। हमारे अब भी होते हैं, हमारे गांवों में, कस्बों में बहुत डायलॉग होता है। ये जो सी सिटीज में मल्टी बनना शुरू हुआ, ए और बी में तो बन ही गया था, अब तो सी और डी में बन रहा है। 19 माले का, 20 माले का टावर बन रहा है। इसने हमारा डायलॉग खत्म कर दिया। एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, 6 फ्लैट है, हम जानते ही नहीं कौन है। एक कोई इधर निगम साहब रहते हैं, शायद LIC में है, पता है LIC में है मैडम, किस में है, मैं पूछ रहे हैं उनसे। नहीं LIC में नहीं है, वो उसमें है एक्चुअली, फिर वो बता रही है इंश्योरेंस दूसरी कंपनी में है, वो पता ही नहीं है। यहाँ मैं जिस कस्बे में रहता था, पेलखवा जो मेरा कस्बा है जहाँ से मैं हूँ, गाजियाबाद के पास, वहाँ शायद ही ऐसा कोई घर था जब मैं छोटा था कि जो मेरे घर को नहीं जानता था और मैं उनको नहीं जानता था। यानी कि मेरे एक पिता होने के बावजूद भी शहर में 100 आंखें थी जिनके डिसिप्लिन के स्कैनर के नीचे से मैं गुजरता था जी। दोपहर के समय में साइकिल को बैठने के बजाय सीधे खड़े होकर चला रहा था, और दोपहरी थी 2 बजे की, चुपचाप मैंने चोरी से साइकिल निकाल ली, शायद 5th या 6th में रहूंगा। तो मोड़ पे से गया, कोने पे एक घड़ी सही करने की दुकान थी, उन्हें चाचा बोलते थे, अजीजुल हक चाचा। तो उन्होंने वो देख के यूं करके घड़ी सही कर रहे हैं, वो लगा के उन्होंने यूं करके देखा और यूं उठाई, बोले यहाँ आओ, और हम चुपचाप साइकिल। हीरो मत बनो, दांत टूट जाएंगे अभी गर्मी में, निकले कहाँ हो गर्मी में, क्या काम है? हमने उनको कोई झूठ वूठ बोला, अच्छा ठीक है पता करेंगे, पर जाओ सीधे जाओ, ढंग से साइकिल चलाओ, बीच में मत चलाओ। तो एक दुर्घटना से अजीजुल हक चाचा जी ने मुझे बचाया और मुझे एक सिविक सेंस दी चलाने की, जो मेरे आगे स्कूटर चलाने में काम आई, कार चलाने में काम आई, जिंदगी चलाने में काम आई। ये स्कैनर्स खत्म हो गए बच्चे के, तो डायलॉग जो खत्म हो रहा है उससे बड़ा दिक्कत है। पहले लोग डायलॉग से अपना पॉलिटिकल मत तय करते थे, अजी काय को दे देंगे इंदिरा गांधी को वोट, अब आना इमरजेंसी लगा दी, वो कहेगा अजी जब ऐसा हो गया और वहां पे तो खत्म भी हो गई, चलो एक बार हाल ले ये भी तो देख लिए जनता पार्टी वाले, इन्होंने क्या कर दिया, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो चर्चा चल रही है, वो 3 4 5 6 महीने चल रही है, फिर आदमी मन बना रहा है कि हाँ यार इंदिरा गांधी को काफी पनिशमेंट दे दिया, इतनी बुरी हार उन्होंने हार ली, और ठीक है, और थोड़ा संजय गांधी का रोल रहा होगा, अब एक बार फिर उनको देते हैं ताकत, वो है तो सही, बढ़िया काम तो करती हैं। लोगों ने बदल दिया रिजल्ट। VP सिंह को देख, हमको हमारे इस बारे में भी ऐसे हुआ। तो इसलिए जो ये डायलॉग टूटा है, ये वेस्ट में तो चल सकता है, ये स्विट्जरलैंड में चल सकता है जहाँ देश की आबादी 45 लाख है, ये अमेरिका में चल सकता है कि हमसे 4 गुना 3.5 गुना जमीन है और हमसे 1/4 से भी कम लोग हैं, 33 करोड़ 40 करोड़ लोग हैं। ये डायलॉगलेसनेस चल सकती है, यहाँ नहीं चल सकती है। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा जा रहा है, ट्रेनों में, बसों में, ये डायलॉग बहुत जरूरी है। अब डायलॉग में भी बीच में बाधा डालने के लिए आ गए हैं ये कान में लगी हुई घुंडियां, ये मोबाइल, ये आईपैड्स। तो फिर अब जब डायलॉग का स्पेस उन्होंने वहां बदल दिया, चौपाल की जगह अब यूट्यूब है, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों, हम चौपाल पे बैठ के बात कर रहे हैं, बट ये वर्चुअल चौपाल है। सो किसको वोट देनी चाहिए हमें? मेरे ख्याल से हमको पार्टियों के बजाय अच्छे लोगों को वोट देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट असेंबली में हो जाएंगे तो पार्टियां भी बाध्य होकर अच्छे लोगों के अनुसार पॉलिसी बनाने पे बाध्य होंगी। जी। अभी हम क्या सोचते हैं कि बलात्कारी है लेकिन हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, चोर है पर हमारी पार्टी का है तो चुप रह जाओ, भ्रष्टाचारी है पर मेरी जाति का है तो चुप रह जाओ, ये हमारे मोहल्ले का है, हमारे इलाके का है, इसके बारे में मैं क्यों गलत बोलूं। तो हमारे जो लॉजिक हैं वो बड़े जातिवादी हो गए हैं, बड़े पार्टीवादी हो गए हैं, दलों के बंधक हो गए हैं, हम दलदल में फंस गए हैं। तो अगर हम ये सोचने लगे, जैसे मैंने वोट जब दी थी, पॉलिटिकली बात छोड़ दीजिए, मैं खुलेआम बोलता था, उसके कारण भी मुझे लोग सेंटर टू राइट बोलने लगे थे। जब मैंने वोट दी थी तो मेरे यहाँ जब ये कैंपेन चला हमारा, इससे पहले किसी ने पूछा, आप जैसे किसी आदमी ने, कि आपने लास्ट इलेक्शन में किसे वोट दी, तो मैंने बोल दिया कि राजनाथ सिंह जी को वोट दी। शायद बरखा का इंटरव्यू था, उससे लोगों ने कहा अरे ये तो प्रो बीजेपी। भाई नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं था, आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए कॉलेज, आई वॉज टीचिंग क्लासेस, माई वाइफ वॉज टीचिंग क्लासेस, हम दोनों वोट देने जाने वाले थे। और एक आदमी जो अभी जेल में है, हमारा साथी है, पॉलिटिकल लीडर था, वो भी साथ जा रहा था अपनी बीवी के साथ। हम लोगों ने बात करी खाने पे, सुबह सुबह नाश्ते पे, कि यार वोट किसे दे के आए, तो ये खड़ा है वो खड़ा है। तो राजनाथ सिंह एक टेस्टेड आदमी थे, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया था, हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे, नकल रोक दी थी। दूसरा बंदा जो खड़ा था वो लोकल था, उसके बारे में हमें पता था कि अच्छा बंदा है लेकिन राजनाथ सिंह के बराबर का नहीं है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि राजनाथ सिंह सपा में है कि भाजपा में है कि बसपा में, उनको वोट दिया और वो जीते भी।
दिस भी कारण मेरी 1 वोट से 4 वोट से तो क्या जीते होंगे, बट हमने वोट दी। तो जो दूसरा बंदा मेरे साथ पॉलिटिक्स में आया वो तो चुप रह गया, उसने बताया नहीं कि मैंने किसको वोट दी, कि उसको डर लगा कि मैं प्रो बीजेपी कहलाऊंगा। या मैंने बता दिया, बरखा ने पूछा किसको वोट दी थी पिछले इलेक्शन में 14 से पहले, राजनाथ सिंह जी को दी थी, इसमें क्या खराब बात है। सो मुझे लगता है, मेरी अपील पर्सनली लोगों से ये है कि चेक योर कैंडिडेट, गो फॉर द क्रेडेंशियल्स, देखिए कि उसने पीछे क्या किया है, उसका महिलाओं के बारे में क्या विचार है, देखिए कि अगर वो औरत है और उसके बाद भी इलाके में औरतों के साथ हुई किसी बदतमीजी के इस कारण चुप रही है कि उसके नेता इन्वॉल्व है, तो वोट मत दीजिए उसे। या पूछने आए तो पूछिए कि तुम चुप क्यों रही थी। क्या पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए बिना आप देश को बदल सकते हो? देश को बदला ही उन लोगों ने जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। ओके, बताइए। इस देश में 2 ताकतें हैं जी। एक है राज सत्ता और एक है धर्म सत्ता। धर्म का मतलब धर्म नहीं, धर्म का मतलब जो जनता सोचती है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे वो अन्ना हो, और हमारे सारे ग्रंथों में चाहे वो वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, चाहे वो आद्य शंकराचार्य हो, ये सब वो लोग हैं राजा जिनसे डरता रहा है। राजा अनीति करने से पहले, अनाचार करने से पहले, अभद्रता करने से पहले डरता था कि यार गुरुदेव नाराज होंगे, शाप दे देंगे। ऋषि कौन है? जो कमंडल में हाथ डाला, यूं जल निकाला और राजा से कहा कि जा तेरा वंश नाश हो जाएगा, जा तेरी राज्य सत्ता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस ऋषि के पीछे जनता है, जनबल है। उसको पता है इस ऋषि को कुछ नहीं चाहिए, जंगल में रहता है, शिष्यों को पढ़ाता है, शिष्य उगाते हैं, लकड़ी तोड़ के लाते हैं, खाना बनता है, एक ही घाट पे शेर बकरी पानी पीते हैं। तो इसकी बात जनता मानेगी, और जनता ने रिवोल्ट कर दिया तो राज नहीं बचेगा। लोग सेना में नहीं जाएंगे, वे लड़ेंगे नहीं तेरे लिए, तेरी कसम नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि उससे बाहर खड़े होकर आप जितना परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए जब हम सोशल कैंपेन से पार्टी में कन्वर्ट हुए, तो आपको याद होगा, और आप थोड़ा मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आपने काम किया होगा, सबसे ज्यादा अगेंस्ट मैं था, और मैंने पहले दिन ये घोषणा भी कर दी थी कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन। उसी शाम वो तीनों लोग मेरे घर पे पत्नियों को लेके आ गए, उन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे, हम बना ही नहीं रहे, तू नहीं है तो हम भी नहीं है, और ये क्या है। तो फिर मुझको स्टेप इन करना पड़ा। तो मैंने तब भी उनसे कहा था कि बहुत बड़ी पावर पैदा हुई है, इसको होल्ड करना है तो सात्विक रहना पड़ेगा, हमको इस सब से बचना पड़ेगा। तो अंदर जाके भी अच्छा काम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर से ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। आप ब्रेक डाउन कर सकते हो उसे, बाहर से अच्छा काम कैसे हो सकता है? जैसे गांधी ने किया, गांधी की कभी कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं थी, जयप्रकाश जी ने कभी जनता पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। आज जो भी ये नगर पालिका छाप एक नौकरी मिली है हमारी पार्टी के एक आदमी को, इसको चलाने वाले अन्ना हजारे ने भी कभी इस पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली, विरोध ही किया। तो अब आप सोचिए, आपके सामने ही, इसी हिस्ट्री में, इसमें तो कोई घालमेल नहीं है ना, इसी हिस्ट्री में कितना सारा काम हुआ। इवन आज जो बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी इज ए पॉलिटिकल क्लैन, बट आरएसएस नॉट ए पॉलिटिकल क्लैन। वो एक कल्चरल सोशल संगठन है, बट जो इम्पैक्ट आरएसएस का है पब्लिक लाइफ में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर गुड थिंग बैड थिंग, जो भी उनके बारे में चर्चा चलती है, बट जो उनका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स में है, मजदूरों में है, महिलाओं में है, संस्कृति में है, भारत विकास परिषद से है, संस्कार भारती से है, विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, तब सब चीजों से है, उतना इम्पैक्ट बीजेपी का नहीं है। ओके। और जब जब वो बीजेपी उनके क्लच से बाहर निकलती है, उनके एजेंडा से, उनके थॉट प्रोसेस से बाहर निकलती है, वो तुरंत उसको फ्लिप करके बता भी देते हैं कि तुम किस कारण हो, हमारी वजह से हो। और जो इज्जत उन लोगों की है वो उनके नेता की नहीं है। शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, किसी कस्बे में, किसी विधानसभा में जो प्रचारक हैं संघ के, वो युवा होंगे आपकी तरह, हो सकता है वो 21, 22, 23 साल का कोई युवक हो, पर वो भाई साहब होंगे। और वो जो विधायक जी हैं वो 55, 60 के हो जाएंगे, तब भी वो नाम से ले दिए जाएंगे, बुला दिए जाएंगे कि त्यागी जी आए हैं, राणा जी आए हैं, मेघवाल साहब आए हैं, सोनकर जी आए हैं। उनसे ऊंची आवाज में बात कर सकता है कार्यकर्ता, लेकिन भाई साहब आए हैं, भाई साहब से, भाई साहब जो कहेंगे कि नहीं, अब सब भूलो, आपस में मिलो, चलो काम करो आगे। तो ये आपके सामने है कि आप अगर सात्विकता के साथ रहें, अगर आप जो भी आपका, मतलब सात्विकता, आपका जो भी वन लाइनर है वो अच्छा बुरा दुनिया जाने, आप जाने, अगर आप उसमें लगे रहे तो, और आपको ये लोभ नहीं रहा कि मुझे ये चाहिए, तो आप ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्या मुझे पॉलिटिक्स एंटर करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी ऐसी है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, और पार्टी का एक अनुशासन होता है, हमने भी पार्टी चलाई है, मैंने 2 इलेक्शन लड़वाए, उन्हें मैं लीड कर रहा था फ्रंट से, 13 का और 15 का दिल्ली का इलेक्शन। 13 में हमने कांग्रेस के खिलाफ जीत
हासिल की, 15 में हमने तभी जीती बीजेपी के खिलाफ, उसका स्लोगन बनाना, टिकट बांटना, फंड कैसे जनरेट होंगे, सब कुछ करा। बाद में पंजाब भी थोड़ा सा किया। पार्टी के अपने अनुशासन में रहते हुए भी अगर आपको लगता है कि आपकी मनुष्यता के साथ समझौता नहीं हो रहा, तो आपको जरूर राजनीति करनी चाहिए। आपको राजनीति से उस समय विद्रोह करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए, जब आपको लगे अब मनुष्यता से और देश से समझौता हो रहा है। मैंने भी तभी बोला जब मनुष्यता से समझौता हुआ, जब अपने चारों तरफ के भ्रष्टाचार से आंख मूंदी गई, अपने चारों तरफ के अनाचार से आंख मूंदी गई, तब मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो फिर बहाने बनाए गए कि नहीं राजनीति में ऐसा करना पड़ता है, सुनो यार पार्टी कैसे चलेगी, फंड तो चाहिए। तो मैंने कहा हमने 2 इलेक्शन लड़ाए थे, तुझे कभी पता नहीं चला फंड कहाँ से आया, हमने लड़ाए थे, लोग आके दे के जाते थे, हमारे बच्चे झंडा पकड़ के खड़े जाते थे, लोग पूछते ऐसे क्यों खड़े, हम कहते थे ऊपर लटकाने के पैसे नहीं है हमारे पास, बीजेपी कांग्रेस ले गई। तो कहते कितने प्यारे बच्चे हैं, जेब से निकाल के पैसे देते थे, कहते थे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो ऐसे ही लड़ेंगे। लेकिन कंप्रोमाइज हो गई। सो अगर आत्मा के साथ कंप्रोमाइज ना हो तो पार्टी अनुशासन में रहते हुए आपको राजनीति करनी चाहिए, हर युवा को करनी चाहिए। आप होपफुल हो फ्यूचर को लेकर, हमारे देश के पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर? मैं देश के फ्यूचर को लेकर बहुत होपफुल हूँ। उसी में पॉलिटिक्स आती है, उसी में इकोनॉमिक्स आती है, उसमें ही कल्चरल प्रोग्रेस आती है मेरे जैसे आदमी के लिए, उसमें ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आती है। इतने सारे लोग हैं, इतना सारा यूथ है और बड़ा एस्पायरिंग है, बड़ा एम्बिशियस है। जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल लेनी है, जिसके पास मोटरसाइकिल आ गई उसको कार खरीदनी है, जिसके पास कार आ गई उसको बड़ा घर खरीदना है, जिसके पास बड़ा घर आ गया उसे बंगला बनाना है, जिसके पास ये सब आ गया उसे चार्टर खरीदना है। तो आदमी लगा हुआ है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगा हुआ है। एक साइंस आपने पढ़ी होगी, आप इंजीनियर हैं, तो हमने जो 2 एनर्जी हमको पढ़ाई गई थी, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस देश की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, अभी एकदम रोल कर रहा है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी में तो आप थोड़ा सा ही लगाते हो तो तुरंत बदल जाती है। शुरू में जो इनर्शिया तोड़ने के लिए एक ताकत चाहिए। मुझे लगता है कि 3 प्रधानमंत्रियों ने उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया, जिनको क्रेडिट देना चाहिए। एक राजीव गांधी जी, जिन्होंने सारे चीज़ों को, कंप्यूटर की महत्ता को समझा, इस टेक्नोलॉजी को समझा, उनका विरोध भी किया गया। दूसरे नरसिंहा राव जी, जिन्होंने ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू किया। और तीसरे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, मूल नियंत्रण, मार्केट को ओपन करना, उनकी भी बहुत आलोचना हुई। उनके संगठन ने बहुत आलोचना की। स्वदेशी जागरण मंच ने तो क्या क्या नहीं कहा, हमको भी उस समय बोलना पड़ा, हमें पता नहीं था, डंकल प्रस्ताव और ये सब पता नहीं क्या क्या, लेकिन दुनिया खुली। सो वो जो एक हमारी दुनिया खुली है, हमारी जो विंडोज खुली, हम थोड़े लेट हो गए। चाइना पहले खुल गया, हम थोड़ा सा लेट हो गए पॉलिटिकल रीजन से, बट वंडरफुल, बहुत अच्छे खुले हैं। और मुझे कोई 1% भी इस बात पे शक नहीं है कि ये सेंचुरी आपकी है। दिस इज द सेंचुरी। ओके, अगर कोई नौजवान अभी एक पॉलिटिशियन बन रहा है, तो उसके लिए आप उसको क्या कहोगे, एक्सेप्ट जो आपने ऑलरेडी कह दिया? एडवाइस क्या है अगर उसे फास्ट प्रोग्रेस चाहिए पॉलिटिकल करियर में, पर उसका दिल साफ है? उसका दिल साफ है तो उसे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तो लोग ना एक्सरे जैसे होते हैं जनता। वेद में एक लाइन है, लोके सहस्त्र चक्षु, जनता की 1000 आंखें हैं। आप उनको बहुत देर मूर्ख नहीं बना सकते। सो ट्रांसपेरेंट रहिए, सच्चे रहिए, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में गया रुकने के लिए, शो है, तो मैं देखता हूं कि उसका जो दरबान है, जो दरवाजा खोल रहा है, जो गाड़ी खोलने के लिए वहां सिक्योरिटीज खड़े हुए हैं, जो वेटर है, जो बटलर आया हुआ है, उसे अचानक आप दिखते हैं और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आपको लेके आते हैं, सर आपको सुनता हूँ, राम वाला सर वो सुना, दिस इज योर वोटर, दिस इज द पर्सन हु रिकॉग्नाइज योर ट्रूथफुलनेस। ना हो आप सांसद, ना हो आप मंत्री, ना हो आप मुख्यमंत्री, ना बने आप कुछ भी, ये आदमी पहचानता है कि आप सच्चे हो। इसके लिए काम करिए। जिस दिन ये बेमन से दरवाजा खोलना शुरू कर देगा, अंदर बोला आ गया एक और चोर डकैत, गाली बकेगा, उस दिन आप कुछ भी पा लेना, पार्क कर देना अमेरिका लंदन में 5,000 करोड़ रुपए, अपनी बेटी की कंपनी में लगवा देना, अपने साड़ू को ठेका दे देना, शराब में घोटाले कर लेना, कुछ भी कर लेना, मजा नहीं आएगा दोस्त। पता होगा, उसको भी पता है कि तुम चोर हो और तुमको भी पता है तुम चोर हो, बल्कि उसे तो कन्फर्म है कि तुम डकैत हो और तुमको लगता है थोड़ी सी चोरी की है। तो जो भी नया पॉलिटिशियन आ रहा है उसको मैं पहले कहता हूं ये सोच के मत आना बस, तो फिर आनंद आ जाएगा। पॉलिटिक्स में जो पावर है, पॉलिटिक्स में जो पैसा है, इस सब के चक्कर में मत आना।
हाँ, तुझे लगे कि ये काम ऐसे करके बड़ा आनंद आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोगों की मदद करूँ, उनकी ज़िंदगी में एक एक बदलाव लाऊँ, बड़े स्तर पर। इसके लिए आ जाओ तो बहुत अच्छा है और ऐसे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है। ओके, ऐसे पॉलिटिशियंस है आज भारत में? कुछ है, हर तरफ है, हर पार्टी में है। अपनी-अपनी पार्टी में दुखी हैं, हाशिए पर हैं। ओके। अपनी-अपनी पार्टियों में दुखी हैं, हाशिए पे हैं। कुछ लोग आगे भी हैं। कुछ लोग पता नहीं चलने देते अपनी पार्टी के लीडर्स को कि वो अच्छे और ईमानदार आदमी हैं, ताकि लीडर्स उनको मार ना दें। जी, ओके। आपके अनुसार मोदी जी के बाद पीएम कौन बनेंगे? अभी तो पता नहीं, मैं भी नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग एस्पिरेंट हैं और देश का मूड भी लगातार बदलता-बदलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी तो अनडाउटेडली इस समय जो लीडर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है। उनके बाद कुछ लीडर्स उनकी पार्टी में हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। उनके यहाँ कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिनका दावा आने वाले कल में, मतलब 24 नहीं तो 29 में और 34 में बहुत अच्छा है। यंग पॉलिटिशियंस हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, यंग जिन्होंने चलाई है पार्टी, कर्नाटक में हैं, छत्तीसगढ़ से भी एक आध कोई शायद निकलेगा या निकलता होगा। तो मुझे तो अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है और मैं सोचता भी नहीं हूँ इस तरीके से कि इनके ओके। बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और ख़ास तौर पे अभी जब इतना पॉपुलर लीडर है आपके सामने, तो बाकियों के क्लेम्स जो हैं, वो इस पे निर्भर करते हैं कि सामने वाला कब खराब खेलना शुरू करे। विपक्ष का काम है कि आप अच्छी बॉलिंग करिए, अच्छी फील्डिंग लगाइए और आप बस वेट करिए। अपनी लाइन लेंथ मत छोड़िए, इधर-उधर की बातें मत करिए आप। एक तीखा सवाल पूछ लूँ एंड पूछ में? लीजिए। 24 के लिए आपके प्रेडिक्शंस क्या है? 24 के प्रेडिक्शंस अभी उलझे हुए इसलिए हैं कि पहली बार 10 साल में विपक्ष बहुत एग्रेसिव और बहुत डू एंड डाई पोजीशन पे दिख रहा है। 19 में उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर को एक टर्म मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, उनका प्रोएक्टिव बिहेवियर, इंटरेक्शन विद द मासेस, अप्रोच करना और भारत की जो मिडिल क्लास है उसका फेथ उनमें, वो बहुत बड़ा था। और सामने मानिए मत मानिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाद भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन आ गई है। आप बात ही करते हैं कि नीतीश के सामने कौन, मोदी के सामने कौन, ये बातें आप करते ही हैं। अशोक गहलोत के सामने कौन, शिवराज चौहान के सामने कौन, ऐसे और ये चल गया है। तो उनकी जो फेस वैल्यू थी वो बहुत ज़बरदस्त 19 में थी, तो 19 में वो उस तरह अभी भी वो है, लेकिन जो विपक्ष है वो एकजुट बहुत हुआ है। उन्होंने 10 साल में जो वो हाशिए पर रहे हैं, उसके कारण अब उनकी जो छटपटाहट है और उनकी जो आक्रामकता है, आक्रमण करने की, जो एक वो लाइन है ना, द आई वाज एवर ए फाइटर, द वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो द बेस्ट एंड द लास्ट वाला जो होता है ना, वो मैं पहली बार उन लोगों में देख रहा हूँ। जब भी वो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, जहाज में मिल जाते हैं, लॉन्च में मिल जाते हैं, कहीं घूमते फिरते मिल जाते हैं, किसी कन्वेंशन में मिल जाते हैं, तो मैंने उन्हें इतना एनर्जी से भरे हुए नहीं देखा था कभी। दूसरा और भी क्या होता है कि 10 इयर्स में पॉलिटिकल जो क्लास है, जो वोट देती है, जो पॉलिटिक्स में बात करती है, उसके अंदर एक ऊब भी आती है। हाँ ठीक है, ओके अच्छा है। वो ऊब कब निगेटिविटी में बदल जाए, इसकी बहुत अधिक चिंता जो है रूलिंग पार्टी को करने की जरूरत है। प्रेम का और घृणा का, समाज के प्रेम का और समाज की घृणा का, तात्कालिक घृणा का, एट द टाइम, एट द फेस, उसका कोई बहुत रीजन नहीं होता। हम जब कविता पढ़ रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ 1-1.25 घंटे का काव्य पाठ होता है, परफॉर्मेंस होती है, 30वें 35वें मिनट पे अच्छा जाता जाता एकदम लगता है कि कम्युनिकेशन छूट गया, दे आर नॉट लिसनिंग। दे आर हियर, दे आर वाचिंग यू, दे आर स्माइलिंग, दे आर क्लैपिंग, बट दे आर नॉट लिसनिंग। कोई वॉल्व बंद हो गया है। फिर उस वॉल्व को आपको किसी जुमले से, किसी बात से एकदम टच कर देने वाली किसी लाइन से खोलना पड़ता है। और ये होता है, ये पॉडकास्ट में भी होता होगा। अच्छा चल रहा है, अचानक लगा कि नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये लोग। सो ऐसे ही तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रूलिंग पार्टी के सामने ये है कि वो जो ऊब है शिखर पे आई हुई, और जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके साथ साथ कुछ चीजें जुड़ भी जाती हैं, कुछ बैगेज भी आपका हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी भी आपका आता है। तो वो चुनौती है। और दूसरा पक्ष जो है बहुत जबरदस्त आक्रोश में और जूझने मरने को तैयार है। तो 24 इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, गेम होना भी ऐसा ही चाहिए। कुमार विश्वास सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये सिर्फ हमारी पहली कॉन्वर्सेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी
चुके मिलते हैं। रहे हैं हाँ और मिलते रहेंगे। जी जी जी। बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा है आपसे और मुझे और बहुत कुछ सीखना है आपसे। थैंक यू, तो गॉड अभी ब्लेस यू। एक और एपिसोड की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आज का एपिसोड सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा जहां बहुत सारी इमोशनल बातें हुई है। कॉन्वर्सेशन यहाँ तक पहुँच गई कि उस एपिसोड में मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि क्या क्या बातें हुई हैं उस एपिसोड में। ऑनेस्टली मैं जानता हूँ कि इस एपिसोड में मैं उन्हें और बहुत सारे सवाल पूछ सकता था, पर जब आप केवी सर से मिलते हो ना इन पर्सन, जब आप उनसे बात करते हो, आपको उनके नॉलेज के बारे में और भी ज़्यादा पता चलता है। मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे थे, पर इन्हें फेस टू फेस देखकर मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा चौंक गया और पूरे तरीके से इन्हें सवाल नहीं कर पाया। होपफुली एक दिन वो हमारे स्टूडियो में आकर मेरे से बात करेंगे। आई एम श्योर कि ये होगा एक दिन, पर ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी एपिसोड था। ये टीआरएस पर डेफिनेटली लौट कर आएंगे। आप सपोर्ट करते रहिए। केवी सर के साथ बहुत सारे एपिसोड्स हमें अब भी रिकॉर्ड करने हैं। कमेंट्स में बता दीजिए कि इस एपिसोड के बारे में आपको अच्छा क्या लगा और मैं किस तरह से टीआरएस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये भी बताइए। नमस्ते, लॉट्स ऑफ लव, कीप सपोर्टिंग।